Hello everyone. So welcome to this channel of horror stories with वशिष्ठ। और आज मैं आप लोगों के लिए दो स्टोरीज लेकर आया हूँ जो कि बिल्कुल रियल इंसिडेंट पर बेस्ड हैं। ये स्टोरीज हमारे साथ में कुछ हमारे व्यूअर्स ने शेयर की है और उन्होंने बताया कि उनका नाम यहाँ पे ओपन ना किया जाए, तो हम उनका नाम बदल देंगे और उनके गांव का नाम भी बदल दिया जाएगा। स्टेट को हम लोग रिवील कर सकते हैं। तो पहली स्टोरी हमारी जो है राजस्थान राज्य से रिलेटेड है। तो चलिए पहली कहानी को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान राज्य में हमारी जो मेन किरदार है वो है कविता। एक कविता नाम की जो युवती रहती थी वो राजस्थान राज्य में रहती थी। कविता एक बहुत ही सुंदर महिला थी और जिसके आगे एक बहुत बड़ा आशाजनक भविष्य भी था, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी। उसके परिवार में सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा तेज और हर जगह उत्तीर्ण होती थी, मतलब किसी भी परिस्थिति को वो ईजिली समझकर उसका हल निकालने के लिए भी सक्षम थी। लेकिन जल्दी ही उसका जीवन एक भयानक मोड़ लेने वाला था, उसको भी उसका एहसास नहीं था। तो ये बात है जुलाई 2021 की, जब उसके साथ में ये इंसिडेंट हुआ, जब उसके जीवन में धीरे धीरे से कुछ बदलाव आने शुरू हुए। उसे नहीं पता था कि उसके आने वाले समय में उसको कुछ एक ऐसी एंटिटी उसको परेशान करने वाली है जो उसके आगे आने वाले वर्षों पर भारी पड़ेगी। ये बात तब शुरू हुई जब कविता को एक अजीब और अकथनीय घटनाओं का अनुभव होने लगा। वह रात के बीच में उठती थी और पाती थी कि उसके कमरे में तोड़फोड़ की गई है। कहीं किसी जगह गड्ढा मिलता था, कहीं किसी जगह कुछ और चीजें मिलती थी। और कितनी बार उसको ऐसा भी मिला कि कितनी जगह उसका सामान बिखरा हुआ है। उसे दीवारों से कितनी बार बहुत अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती थी, किसी के चिल्लाने की, कभी किसी की फुसफुसाहट की। तो एकदम से सब चीजें बदल गई थी। भले ही वो कमरे में अकेली सोती थी, लेकिन कितनी बार वो महसूस करती थी कि उसके बगल में भी कोई सो रहा है, जो उसको बार बार कितनी बार उठाने की भी कोशिश करता था। पहले तो कविता ने इन घटनाओं को महज अपनी कल्पना मानकर खारिज कर दिया, लेकिन जब ये चीजें बहुत तेजी पकड़ने लगी, उसने अपने कमरे में कुछ छायादार आकृतियां भी देखी। और कितनी बार उसने ये भी चीजें महसूस की कि जब उसकी खिड़कियां बंद रहती थी, वहां ठंडी हवा उसके कमरे में आने आने लगती थी रात के समय। तो कविता का जो परिवार था वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया कि इसके साथ में ये चीज़ें हो कैसे रही। वो देखते थे कि वो अकेले सोने में अब डरने लगी थी। तो वे उसे एक पुजारी के पास लेके जाते हैं, जिसने बुरी आत्माओं को भगाने के लिए एक अनुष्ठान किया। बल्कि ये सब करने के बाद भी उसके साथ में वो घटनाएं जारी रही। एक रात कविता उठती है और वो देखती है कि उसके बिस्तर के सामने एक सांवले से रंग में आकृति खड़ी हुई है। उसने अपने परिवार को उसकी विशेषताओं को तो नहीं बता पाई, लेकिन वो उसके चेहरे से वो साफ जाहिर हो सकता था जब उसके परिवार ने उसकी चीज़ों के बारे में बताया कि उसने ये चीज़ें महसूस की हैं। आकृति उसके पास जैसे ही आने लगी, वो बहुत ज़ोर से चीखी और तब उसका परिवार जग गया। आकर देखा तो उसके चेहरे पर वो भय साफ साफ दिख सकता था। जब परिवार वाले उस कमरे में आए, उन्होंने देखा वहाँ कुछ भी नहीं। आकृति पतली सी हवा में कहीं गायब हो गई थी मानो। तो उन्होंने एक सामान्य से जांचकर्ता से संपर्क किया, जिसने घर की जांच की, कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो नॉर्मल इंसान को नहीं पता होती है। बिल्ली वगैरह या कुछ जीव जंतु भी हो सकता है। और वहाँ पे जो जांच करता था उसे एक प्रमाण मिला। उसका मानना था कि यहाँ कोई तामसिक आत्मा है जो कविता को सता रही है। फिर उन्होंने अपने उसी पंडित जी को बुलाया और उसने फिर से एक अनुष्ठान किया, लेकिन ये भी काम नहीं आया। जो कविता थी वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान होती रही। उसका परिवार भी अब असमंजस में था कि अब किया क्या जाए। एक दिन फिर उनके परिवार ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो मरे हुए लोगों से भी संवाद कर सकता था। उसके पास ऐसी शक्ति थी कि वो किसी से भी बात कर सकता था। तो वो लोग तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हमारी बेटी की मदद कीजिए। तो तांत्रिक आता है, उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसने फिर एक अनुष्ठान किया उस आत्मा को बुलाने के लिए, उस आत्मा से बात करने के लिए। अब वहीं पर ही उन लोगों ने कविता को भी बैठाया बराबर। उन्होंने देखा कि कविता के अंदर जैसे जैसे अनुष्ठान आगे चलता जा रहा है, कविता के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा कविता को महसूस हो रही है। वो अलग तरीके से बर्ताव करने लगी है।
अचानक उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठने लगा था। वो ज़मीन पर गिर गई और वहाँ गिरकर एक तरीके से हाँफने लगी। तांत्रिक को लगा कि अब कविता पर वो हमला कर रही है आत्मा, तो उसने उस अनुष्ठान को वहीं रोक दिया, उसे वहीं समाप्त कर दिया। फिर कविता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब वो उसको लेकर पहुंचे तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कविता अब इस दुनिया में नहीं रही थी और उसका परिवार अब नहीं समझ सकता था कि उसके साथ में हुआ क्या है। तांत्रिक ने बताया कि वह आत्मा पूजा तक क्रोधित थी और क्योंकि कविता ने अनजाने में उसके रहने के स्थान को बिगाड़ दिया था। हो सकता है कभी कविता कहीं घूमने गई हो, वहां उसने कुछ ऐसी गलती करती हो, तो आत्मा उससे बदला लेने की कोशिश कर रही थी और अपने आप को संतोष करने के लिए वो कविता को परेशान कर रही थी। जैसे तैसे कविता के परिवार ने उसका अंतिम संस्कार किया और उम्मीद की कि उन्हें परलोक में शांति मिले। हालांकि घर में अभी भी कहीं ना कहीं वो आत्मा उन्हें परेशान करती है, उन लोगों को। इसीलिए उन लोगों ने अब राजस्थान के पूरे स्टेट को ही छोड़कर वो लोग अब मध्य प्रदेश की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। अब यह घर बहुत दिनों से वीरान पड़ा हुआ है और यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि वो आत्मा अभी भी वहाँ पर प्रेत बाधित है। वो स्थान अभी भी वहाँ कोई जाने से कतराता है उस घर में। तो ये एक हमारे पास में स्टोरी थी जो शेयर की थी हमारे एक व्यूअर ने, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं और उनके घर के आसपास ही रहते हैं कविता के। खैर कविता का परिवार तो अब वहाँ नहीं है, लेकिन वो लोग अभी भी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं कि उस घर में क्या क्या चीज़ें होती हैं रात के समय। अब हम लोग अपनी अगली कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह कहानी हमारे पास में महाराष्ट्र से आई है। इसमें हमारे पास में मेन हमारे जो किरदार रहेंगे वो राजीव रहेंगे। ये कहानी एक राजीव के दोस्त ने शेयर की है। यहाँ हमने कैरेक्टर का नाम भी बदल दिया है। तो बात करते हैं हम राजीव की। राजीव एक ऐसा व्यक्ति था, जैसा उनके दोस्त ने बताया, कि वो हमेशा बहुत अलौकिक कहानियों को पढ़ा करता था और हमेशा अलग अलग चीज़ों को ढूंढने में आकर्षित रहता था। कई कई घंटे वो किताबें पढ़ने में या डरावनी फिल्में देखने में बिता देता था। हालांकि उसने यह कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ में इतना बुरा अनुभव होगा जो वो उसके साथ में आगे होने जा रहा था। एक दिन क्या होता है कि राजीव और उसके कुछ दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि एक हवेली में जाते हैं जो कि महाराष्ट्र में ही पड़ती है। तो वो एक सुदूर इलाके में एक प्रेतवादित हवेली में जाने का निश्चय करते हैं, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां पहले ही बनी हुई थी। और जैसा कि राजीव के बारे में मैंने बताया, वो बहुत ज़्यादा हमेशा आकर्षित रहता था नई नई चीज़ों को जानने के बारे में। वो इन चीज़ों पर भले ही विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा रखता था कि हाँ, मेरे को हर चीज़ जाननी है। अब उस हवेली को हम थोड़ा सा बताएं तो हवेली बहुत दिन पहले से छोड़ दी गई थी, बिल्कुल वैकेंट पड़ी हुई थी और वहाँ के स्थानीय लोगों का भी ये मानना था कि वो हवेली जो है वो शापित है। उन्होंने कहा कि राजीव को ये बात बताई है वहाँ के रहने वालों ने कि ये हवेली पूरी तरीके से प्रेतवादित है, आप यहाँ मत जाइए और यहाँ पे कुछ आत्माएं घूमती रहती हैं जो किसी तरीके से अपने समय से पहले चली गई, वो यहाँ आत्माएं रहती हैं और वो उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिन्होंने उनके जीवन में उनके साथ गलत किया होगा। चेतावनियों के बाद भी राजीव और उनके दोस्त अपने पूरे ग्रुप के साथ में हवेली का दौरा करने के लिए निकल पड़ते हैं और उन्हें पता था कि ये चीज़ें रात के समय ज़्यादा एक्टिव होती हैं, तो वो लोग अपना शाम के समय पहुंच जाते हैं लगभग और उन्हें वहाँ देर रात हो जाती है। वो देर रात तक हवेली के मेन कोने तक पहुँचते हैं, अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हुए धीरे धीरे वो अपने मेन स्थान तक पहुँचते हैं, हवेली के सेंटर तक। और जैसे ही वो गेट के पास पहुँचते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनकी रीढ़ की हड्डी है उसमें भी उन्हें एक ठंडक का एहसास होता है। इतनी तेज एकदम कोल्ड आप कह सकते हैं एयर चलती है वहाँ। जो हवेली थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी और पूरी तरीके से टूटी फूटी थी कहीं ना कहीं से, क्योंकि बहुत पुरानी हवेली थी तो बहुत सारी चीज़ें जीर्ण शीर्ण हो रखी थी। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब वो दीवारों को देख रहे थे कि ये हवेली कहीं ना कहीं बोल उठेगी। खिड़कियों पर भी वहाँ पर जाले लगी। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी हवा महसूस हुई। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे वो गेट पर पहुंचे थे उन्हें एक ठंडी हवा महसूस हुई थी। अमूमन होता क्या है, जहाँ भी ऐसी एंटिटीज़ होती हैं वहाँ एक बहुत ही कोल्ड ब्रीज मौजूद होती है जो
एक आम आदमी महसूस कर सकता है। एक अजीब सा टेम्परेचर वहाँ गिर जाता है। अब जैसे ही वो हवेली में दाखिल होते हैं, उनको लगता है कि मानो उनकी तरफ बहुत सारे लोग देख रहे हो और वो प्रतीक्षा कर रहे हो कि ये कोई गलती करें और हम अपना अगला वार करें इन पर। वहाँ थोड़ी सी चांद की रोशनी आ रही थी। वो देख सकते थे कि हॉल में वो अलग अलग चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें रखी हुई थी कुछ, वो उस हॉल से आगे की तरफ निकले और उन्होंने देखा कि अ, जितने भी उनके साथ में दोस्त थे राजीव के, उन सभी की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। वो महसूस कर सकते थे कि यहाँ कुछ ना कुछ अजीब है। लेकिन अचानक उन्हें ऊपर से एक आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ थी एक महिला के रोने की। और हर मिनट जैसे ही वो उस हवेली में स्पेंड कर रहे थे, हर मिनट वो आवाज़ बहुत तेज होती जा रही थी। उन्होंने फैसला किया कि अब वो इसकी जांच करेंगे और देखेंगे ऊपर जाकर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। और जैसे ही वे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने लगे, उन्हें एकदम एहसास हुआ एक भयानक धुंध का। एकदम कोहरा सा छा गया उस सीढ़ी के जीने पर। तो जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, वो देखते हैं कि सामने की तरफ एक महिला की भूतिया आकृति से खड़ी है। उसका वर्णन कुछ ऐसे है कि वो एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए है और उसकी आंखें जो है वो उदासी और निराशा भरी हुई है, मानो अपनी कुछ पुरानी उसकी कोई चीज़ रह गई है और उसको पूरा करने के लिए आई है। उन लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और अपना एक कमरे की तरफ चली गई। अब वे लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित और भयभीत हो गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या किया जाए। जब वो वापस नीचे आते हैं तो उन्हें दीवारों में अजीब सी फुसफुसाहट और बड़बड़ाहट सुनाई देती है, मानो कोई उन्हें कह रहा हो कि यहाँ से चले जाओ। ऐसा लग रहा था कि ये फुसफुसाहट उनके चारों तरफ से आ रही है। वे बता नहीं सकते थे कि ये किस तरफ से, एक पर्टिकुलर किस जगह से ये आवाज़ आ रही है, कि वो जाके वहाँ पे कुछ देख सके। अब वो धीरे धीरे देखने लगे कि किस तरफ से आवाज़ आ रही है, उसकी कोशिश करने लगे किस कमरे से आवाज़ आ रही है। लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ें उन्हें और भी ज़्यादा घेरती जा रही थी। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि ये आवाज़ किस तरफ हमें ले जाएगी या हम किस तरफ जाएं। अंत में वो नीचे हॉल में साइड में बने हुए कमरे में पहुंचते हैं, जिसका दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि ये आवाज़ें कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रही हैं, उसी तरफ से आ रही हैं। उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोला और उनके आतंक के कारण उन्हें सामने की तरफ, जो उस कमरे में बिस्तर था, उस पर एक महिला बैठी हुई दिखाई देती है, जो रो रही थी। उसने सर नीचे की तरफ किया हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो उनकी तरफ नहीं देख रही थी, वो नीचे की तरफ देख रही थी। अंधेरा इतना था कि केवल चांद की कहीं ना कहीं से टूटी फूटी रोशनदानों में से कुछ रोशनी आ रही थी, वो उसमें देख सकते थे उस महिला को। अब महिला रोते रोते सर उठाती है और उनकी तरफ देखना शुरू कर देती है। वो देखते हैं कि उसकी जो आंखें हैं वो चमकदार है। अब वो लोगों ने कुछ उससे बातें करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से कुछ नहीं बोली। अचानक से वे देखते हैं कि कमरे में फिर से एक ठंडी हवा का झोंका आता है और वो महसूस करते हैं कि वे अकेले नहीं है, वो उस महिला के साथ में वहाँ और अन्य आत्माएं भी। वे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि पीछे बहुत सारी भूतियां आकृतियां खड़ी हुई। वे पुराने तरीके के कपड़े पहने हुए हैं और लग रहे हैं जैसे दूसरे युग से आए। वे लोग राजीव और उसके दोस्तों की तरफ आगे बढ़ने लगे और राजीव और उनके दोस्तों ने महसूस किया कि वो लोग एक बहुत बड़े खतरे में फंस चुके हैं। अब उनके यहाँ से निकल पाना मुश्किल है। उन्होंने भले ही भागने की कोशिश की, लेकिन उनके हौसले के आगे वो सब ढेर हो गया। वे लोग वहां से नहीं निकल पाए। वे बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, वो जो आत्माएं वहां पर थी। उन्हें महसूस हुआ कि वे लोग इस प्रेतवादी हवेली में फंस गए, जहां से बचने का कोई रास्ता भी नहीं। आत्माएं उनकी तरफ हंसते हंसते आगे की तरफ बढ़ रही थी। उनके कानों में फुसफुसा रही थी और भूतियां आंखें उन्हें घूर रही थी। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया, जब वो दोस्त वहां गए थे, उसके बाद में उन लोगों को कभी देखा भी नहीं गया बाहर आते हुए या कभी फिर से उस हवेली की तरफ आते हुए। और स्थानीय लोगों का मानना है कि उन लोगों की भी आत्माएं अब इस प्रेतवादी हवेली में बंद हो चुकी है। आज भी वह हवेली सुनसान रहती है और
अंधेरा होने के बाद जैसे वहाँ कोई पहले नहीं जाता था, आज भी उस हवेली में कोई भी जाने की चेष्टा नहीं करता है, कोई भी हिम्मत नहीं करता है। तो यह हमारी दूसरी कहानी थी जो महाराष्ट्र से थी। अगर आप लोगों को और भी ऐसी कहानियाँ चाहिए या आपके साथ में कोई ऐसा किस्सा हुआ हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी है, आप उस पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिए।